जय हिंद साथियों। तो अगर आपका एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम है और आप इस वीडियो में साथियों एंट्री कर चुके हैं तो ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने एसएससी जीडी जो पिछले बार के साथियों पेपर हुए थे उन सभी शिफ्ट का साथियों निचोड़ इकट्ठा किया है और एक ऐसे मॉडल पेपर के माध्यम से साथियों आपको देने वाला हूं जो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा साथियों अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछली सालों में पेपर कैसा आया और इस बार कैसा आएगा, बहुत अधिक फर्क नहीं होगा, 19-20 का सातु फर्क होगा। तो आप चाहते हैं कि हिंदी में आप पूरे नंबर लाएं और रीजनिंग और मैथ्स में साथियों पूरे नंबर लाएं, क्योंकि जीके में तो कोई पूरे नंबर नहीं ला सकता। आप उतना कर लीजिए। आप अगर देखिए आपने 13 से 14 प्रश्न कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक नंबर भी आपको नहीं छोड़ना है, रीजनिंग मैथ में भी आपको एक नंबर नहीं छोड़ना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले हिंदी के 20 सवाल मैं आपको करूंगा और आप कोशिश कीजिएगा कि 13 से 14 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। अब आपको बिल्कुल तैयारी के साथ बैठना है, तैयारी आपको करते रहना है। ईमानदारी के साथ वीडियो को अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि इस वीडियो से आपको इतना मालूम पड़ जाएगा कि कुछ नहीं 10 नंबर देकर आपको ये वीडियो जाएगी। चलिए तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निर्माण का विलोम क्या होता है। तो निर्माण का विलोम देखिए, अहित की अगर बात करें अहित का विलोम साथियों हित होता है। कोमल की अगर बात करें कोमल का विलोम साथियों क्या होता है, कठोर होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। और निश्चित का विलोम क्या होता है साथियों, अनिश्चित होता है। लेकिन निर्माण के विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो ध्वंस होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रही कि बिजली का पर्यायवाची मुझे बताइए। बिजली के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। वात नहीं कहते, वात तो वायु को कहा जाता है, हवा को कहा जाता है। लेकिन अगर दामिनी की बात करें तो बिजली को दामिनी कहा जाता है। रिपु का मतलब क्या होता है साथियों, शत्रु होता है। तो कुल मिला के बिजली के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि बिजली को विद्युत कहते हैं, चंचला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, चपला कहते हैं। ये सारे बिजली के ही तो पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर एक खाली जगह है कि घोड़ा हिनहिना रहा है, यानी कि घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है या कूकता है या मिमियाता है या भौंकता है। मैं कहूंगा घोड़ा तो हिनहिनाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए एक मुहावरा आपके सामने है कि अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है मौके पर मना कर देना। भाई तुमने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, कि मौके पर तुमने मना कर दिया। हंसना नहीं होता है, चिढ़ाना नहीं होता, अंगूठा दिखाकर हंसना नहीं होता है, यानी कि मौके पर मना करने को ही कहा जाता है भाई तुमने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आगंतुक का पर्यायवाची मुझे बता दीजिए साथियों क्या होता है, फटाफट बताइए। देखिए आगंतुक की अगर बात करें, आगंतुक को हम लोग कहते हैं मेहमान, और मेहमान को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, अतिथि कहते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुहावरा है, कह रहे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। यह मुहावरा बहुत बोलते होंगे और आपके सामने लोग ऐसा करते होंगे कि आपको ये कहने का मौका मिलेगा तुम तो अपने मुंह में मिट्ठू बनते हो, यानी कि खुद तुम अपनी तारीफ खुद करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने बारे में बताते, अपनी तारीफ करते जाते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधते जाते हैं। उनके लिए कहा जा सकता है अपने मुंह में मिट्ठू बनना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अजन्मा सातु कैसे लिखा जाता है। तो ये तो आजन्म बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये अजन्म है, गलत है। अजन्मा आपका ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, यह गलत नहीं लग रहा है। सही वाक्य साधु क्या होना चाहिए, युवक ही किसी देश की, यानी कि किसी देश को नहीं आना चाहिए, किसी देश की आना चाहिए। तो ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। पूरा वाक्य क्या होना चाहिए था, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ये पूरा वाक्य होना चाहिए था। देखिए इस टाइप के सवाल आते हैं भाई साहब, 2 से 3 सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको जैसे देखिए एसएससी जीडी का एक पैटर्न है, हमेशा आप पिछले 5 सालों 6 सालों के पेपर उठाकर देख लो, जो हिंदी के क्वेश्चन है वो एक थोड़ी सी अलग ही हिंदी होती है। उसमें खाली जगह होते हैं, उसमें आपसे ये खाली जगह के दो क्वेश्चन होते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि भाई इस वाक्य में दिक्कत कहां पर है, गलती कहां पर है, विलोम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ऐसे होते हैं साथियों। इसमें वो एडवांस हिंदी नहीं आती है, जैसे कि रस छंद अलंकार, ये एसएससी जीडी में नहीं आते हैं साथियों। तो आपको वो चैप्टर्स तैयार नहीं करना है। क्यों बेवजह अपनी मेहनत किसी ऐसे चैप्टर में दो जो थोड़ा सा टफ भी है और उसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूं, सिर्फ वही कंटेंट पढ़ा रहा हूं जो हर बार एसएससी जीडी में साथियों पूछा जाता है। और अगर वाकई में साथियों आप अपने इस एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मानना है कि आप तब तक सब्सक्राइब करिए जब तक आपकी परीक्षा है। जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाए सिलेक्शन लेकर अनसब्सक्राइब कर देना,
कोई दिक्कत नहीं साथियों, लेकिन अभी आपकी परीक्षा है और मुझे फिक्र है आपकी परीक्षा की कि कैसे ना कैसे करके ये परीक्षा आपकी क्रैक करवा दूं। तो साथियों आप लोग का अगर सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर देखिए हजारों बच्चा पढ़ता है ना, मेरा मानना है कि अगर और बच्चा पढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन मैं दे सकता हूं तो मैं दूंगा, क्योंकि वैकेंसी भरपूर है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेरा मानना है कि हर एक घर से एक ऐसा एसएससी जीडी का सिलेक्शन होना चाहिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वैकेंसी की, इस जॉब की, तो आप मेहनत करिए। आप अपने दोस्तों को मत देखिए कि वो अपना समय कहां पर गंवा रहे हैं। आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, उस समय को ऐसी चीजों में दीजिए जिसको करने पर जीडी में सिलेक्शन होता है, यानी कि वो पढ़िए जिसको पढ़ने से जीडी में सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। करके दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कह रहे हैं कि आज सुबह, क्या साथियों, आज सुबह से बारिश हो रही है ये तो ठीक है, और बच्चा बारिशों में, अच्छा बच्चा क्या लिखा हुआ है, बच्चा बारिशे में, ये बारिशे थोड़ी ना होता है, बारिशे में नहा रहा है, तो ये गलत है। बच्चा बारिश में नहा रहा है ये होना चाहिए। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो ये सही कहां पर लिखा हुआ है, सही आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आज प्रत्येक गांव में खेले जा रहे हैं। आज प्रत्येक गांव में, खाली जगह यहां पर है, बंदरगाह खेले जा रहे हैं। आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। गांव में विश्वविद्यालय नहीं खोले जाते, बंदरगाह भी नहीं खोले जाते, हवाई अड्डे भी नहीं खोले जाते, विद्यालय खोले जाते हैं। तो इस खाली जगह में ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो देखने योग्य हो उसके लिए साथियों एक शब्द मुझे बता दीजिए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें जो देखने योग्य हो उसको तो दर्शनीय ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथ, उसको दर्शनीय ही तो कहा जाएगा जो देखने योग्य होता है। यानी कि अमृत का मुझे पर्यायवाची बताइए, तो अमृत के तो साथियों बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि अमृत की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, अमृत को सुधा कहा जाता है, अमृत को सोम कहा जाता है, उसके अलावा अमृत को साथियों अमीय कहा जाता है, और अमृत को इसमें से क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा अमृत को पीयूष भी कहा जाता है। अच्छा नीर की अगर बात करें, नीर का मतलब होता है साथियों जल, और जल को आप सभी को पता है साथियों पानी भी कहते हैं, जल को साथियों तोई भी कहते हैं, वारी भी जल को ही कहा जाता है, ये भी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। रस की अगर बात करें, रस को क्या कहा जाता है साथियों, रस को जूस कहा जाता है ना। रस को प्रेम भी कहा जाता है, मोहब्बत भी कहा जाता है, आनंद भी कहा जाता है, मजा मौज भी कहा जाता है, और रस को साथियों प्रीति भी कहा जाता है। विष का मतलब क्या होता है, विष का मतलब जहर होता है ना, और जहर को साथियों हलाहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हलाहल भी कहा जाता है जहर को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है। आंखों से धूल उड़ाना नहीं, घायल करना नहीं, धोखा देना, यानी कि धोखा देना आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जो देखने में प्रिय लगी, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं साथियों, प्रियदर्शी होता है। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी ही तो कहेंगे। उसके बाद देखिए अपनी हत्या करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए मित्रघाती अगर बात करें, मित्रघाती का मतलब क्या होता है, मित्र को नुकसान पहुंचाने वाले को मित्रघाती कहा जाता है। उसके अलावा पराघाती का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को घायल करे, दूसरों को मारे, उसको पराघाती कहा जाता है। लेकिन अपनी हत्या करने वाले को साथियों आत्मघाती कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि आदान का विलोम क्या होता है साथियों। तो आदान का विलोम क्या होगा, ग्रहण होगा नहीं, नादान होगा नहीं, प्रदान होगा। यानी कि आदान का विलोम प्रदान और प्रदान का विलोम साथियों आदान हो जाएगा। ग्रहण का विलोम अगर आपसे पूछे तो ग्रहण का विलोम साथियों होता है अर्पण, है ना। और नादान की अगर बात करें तो नादान का विलोम क्या होता है, सयाना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। गलती लग रही है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है। दूसरा वाला पार्ट तो सही है, लेकिन इसमें दिक्कत लग रही है, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। यह सातु नहीं होना चाहिए था, होना यह चाहिए था दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो यहां पर को नहीं की आना चाहिए था, और की कहां पर है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा गलत हो जाएगा, बड़ी होना चाहिए। हाँ यहां पर है साथियों, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है ना। शत्रु है क्यों, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। डिक्टो सवाल साथियों आएंगे आपके एग्जाम में, ये समझ लीजिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इसमें से कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है। प्रतिवर्ष कैसे लिखा जाता है,
है? मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे साथियों प्रतिवर्ष लिखा जाता है ना? ये आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आदि का मुझे बता दीजिए विलोम क्या होता है। तो आदि का विलोम क्या होता है साथियों, फटाफट बताइए। आरंभ होता है, तो आरंभ नहीं, आरंभ का विलोम तो साथियों अंत होता है ना? अनादि हम लोग कह सकते हैं, आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। आबादी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? बर्बादी हो जाएगा, है ना? आबादी का विलोम बर्बादी हो जाएगा। साथियों 19 सवाल आपके हो चुके हैं, 20वां और अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अपना कर दीजिए और एक जय हिंद का कमेंट भी साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय हिंद एक बार जरूर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को साथियों लाइक करूंगा। उसके बाद देखिए खाली जगह वाला है क्या? हाँ, विकास कमाने वाला सदस्य, यानी कि विकास यहां पर एक खाली जगह है, इसको आपको भरना है। विकास कहां कमाने वाला सदस्य ये होगा, विकास घर कमाने वाला सदस्य ये होगा, विकास विदेश कमाने वाला सदस्य ये होगा, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य ये होगा। तो मैं कहूंगा यहां पर एकमात्र आएगा, पूरा वाक्य इसी को जोड़कर बन रहा है, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कितने सवाल आपके सही रहे एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा, लगभग 20 में से कितने सवाल आपने सही किए। अब एक और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं साथियों, जीके के और करंट अफेयर के मैं आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसमें से 15 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के और 5 क्वेश्चन होंगे साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। तो इसको भी आप लोग जरूर देखिए और अपने टारगेट को निश्चित करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? ये कई बार सवाल आया है। अमीर खुसरो की अगर बात करें साथियों, इनको तोता हिंद कहा जाता है ना? तो इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था, आंसर आपका सी होगा। किसने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करें, इन्होंने साथियों पद्मावत की रचना की थी। खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? तो तुगलक वंश की नींव साथियों किसने डाली थी? मैं कहूंगा गाजी मलिक ने डाली थी। खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव किसने डाली साथियों? गाजी मलिक ने डाली थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे? तो किन की बात चल रही है? मैं कहूंगा जयप्रकाश नारायण जी की बात चल रही है। असहयोग आंदोलन के दौरान साथियों पटना कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया था जबकि इनकी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही बचे थे, यानी कि परीक्षा को तरजीह ना देकर असहयोग आंदोलन के साथियों इसमें ये जुटे थे, इसमें इनके लिए इस आंदोलन के लिए इन्होंने काम किया था। तो इनका नाम जरूरी है और परीक्षा में अक्सर सवाल के रूप में ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ये सवाल तो आपको वैसे ही साथियों याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, वासुदेव चापेकर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, सूर्यसेन उधम सिंह, इन दोनों का नाम याद रखेंगे देशभक्तों का, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों लूनी हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था? मैं कहूंगा झेलम नदी का प्राचीन नाम साथियों क्या था? वितस्ता था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो किस भाग के अंतर्गत आता है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। भाग 6 के अंतर्गत आता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आएगा। आप लोग याद रखेंगे भाग 6 वो भाग है जिसको राज्य का संविधान कहा जाता है। अगला देखिए किसी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन अगर करना होता है तो ये अधिकार किसके पास होता है? तो ये काम साथियों संसद करती है। संसद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? विस्फीति कहा जाता है? नहीं, अस्फीति भी नहीं कहते, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को साथियों मुद्रास्फीति कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना? यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि
मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ, यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है तो सबसे अधिक लाभ पता किसको होता है? ऋणी को होता है। ऋणी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार साथियों सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। ये सवाल है और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? तो मीथेन गैस साथियों प्रयोग की जाती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ही ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने साथियों कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं, 6 सवाल लगभग करंट अफेयर के। कह रहे कि हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य साथियों कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम शॉर्ड मॉरिन है और शॉर्ड मॉरिन को ही भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है। तो ये तो साथियों हर साल तमिलनाडु में ही होती है, तो तमिलनाडु ही इस सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मामादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनको साथियों कहां का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मैं कहूंगा गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है मामादी डोम्बोया को। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो पता साथियों कहां पर दी गई है? दिल्ली में दी गई है, यानी दिल्ली में ही जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो मैं कहूंगा साथियों रजत पदक जीता था इन्होंने। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों 40 सवाल आपके हो चुके हैं। अब करंट अफेयर के सवाल आपके सामने से गुजरेंगे और ये वो कॉन्सेप्ट हैं साथियों जो हर एक एग्जाम में आते हैं और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि यहां पर कुछ लेटर लिखे हुए हैं जैसे कि ए सी ई। अगर ये दर्पण है तो ये दर्पण में लेटर कैसे दिखाई देंगे? पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जो सबसे अंत में होता है ना जैसे कि ई, वो सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि दाईं तरफ इसका मुंह है, इसका मुंह दर्पण में जो दिखेगा वो बाईं तरफ दिखेगा। सी भी दाईं तरफ खुला हुआ है, बाईं तरफ सातवीं दिखेगा। ए जैसा है ए वैसा ही दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये कहां पर दिख रहा है मुझे? देखिए यहां पर अगर बात करें, ये तो ऐसा तो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ई ऐसा टाइप ही नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के ये ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहेंगे सातों 2 है, 9 है और फिर 28 है, और उसके बाद सातों 64 है, फिर 126 है, फिर 217 है और फिर 344 है और उसके बाद सातों 513 है। तो इसमें आपको बताना है क्या लिखा हुआ है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं। अच्छा, संबंधित नहीं है वो आपसे पूछी जा रही। देखिए यहां पर हमें एक चीज साथियों नजर आ रही है, जैसे कि अगर हम 9 की बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, 64 की बात करें तो ये साथियों किसका स्क्वायर है? 4 का क्यूब हो जाएगा भाई साहब, है ना। 4 का ये क्यूब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम यहां पर बात करते हैं 126, तो ये साथियों एक तरीके से अगर बात करें 5 का क्यूब प्लस 1 है। क्या है? 5 का क्यूब प्लस 1 है। अगर हम 217 की बात करें तो ये साथियों 6 का क्यूब प्लस 1 है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है और 1 हो जाएगा। 344 की अगर बात करें तो ये साथियों 7 का क्यूब प्लस 1 है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। 512 की अगर बात करें तो साथियों ये 8 का क्यूब है प्लस 1 है, क्योंकि 512 8 का क्यूब होता है। तो ये भी समझ में आ गया, 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 लेकिन मुझे ये समझ में नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये साथियों 3 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। 3 का क्यूब भाई कितना? 27 और 1, और इसको अगर हम बात करें 9 को तो ये स्क्वायर ना कहकर 2 का क्यूब कर लेते हैं। 2 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा और ये जो है ना ये 1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, इसमें प्लस नहीं हुआ है, यानी कि 64 की जगह पर 65 होना चाहिए था। तो ये श्रृंखला में संबंधित जो नहीं है वो 64 नंबर संबंधित नहीं है, तो 64 ही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे अलग है वो आपसे पूछी जा रही है। 196, 121, 256 या 252। मुझे इन तीनों नंबर को देखकर ऐसा लगा कि ये नंबर जो है ना ये स्क्वायर हैं। जैसे कि 14 का स्क्वायर ये होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता है। तो नहीं होता है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सी डी और उसके बाद सातों एच आई, यानी कि यहां पर जो संबंध है वो संबंध आपको बताना है कि इसमें से कहां पर है। देखिए
जैसे कि मान लीजिए साथियों ये 3 पर है, ये 4 पर है, और ये 8 पर है, और ये 9 पर है। ऐसा आपको थोड़ा सा देखकर मुझे बताइए, ऐसा कर देखिए ए बी और एक्स वाई ठीक है, पी के बाद क्यू और यू के बाद वी ठीक है, आई के बाद जे और एम के बाद एन ठीक है, के के बाद एल और एन के बाद ओ। यहां पर तो सेम लग रहा है, तो एक काम दूसरा करिए, दूसरी चीज अगर हम फॉलो करें, जैसे कि ये 3 से 8 हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों, यहां पर 5 बड़ा है, और 4 से 5 हुआ है, यहां पर भी 5 बड़ा है, तो 5 5 देखिए कहां पर बढ़ रहा है, क्या यहां पर 5 बढ़ रहा है, मैं कहूंगा नहीं बढ़ रहा है ना। उसके अलावा अगर बात करें पी 16 पर होता है, यू 21 पर होता है, हाँ 5 बड़ा, क्यू 17 पर होता है, वी 22 पर होता है, हाँ 5 बड़ा, यानी कि ये हो सकता है। अगर बात करते यहां पर, अगर बात करें तो यहां पर भी साथियों 5 नहीं बड़ा है, तो नहीं हो सकता। के से ये भी नहीं साथियों 5 बड़ा है, यानी कि आपके सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि विद्यालय, अध्यापक और छात्र के बीच जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए ये अध्यापक और छात्र विद्यालय में ही तो होते हैं, तो ये विद्यालय हो जाएगा, ये अध्यापक हो जाएंगे और ये छात्र हो जाएंगे। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े, तो एक कतार हमने यहां पर बना ली, 1 2 3 4 और एक साथियों 5 छात्रों की हमने कतार यहां पर बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि सुमन जो है ना ये प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें सुमन जो है ये प्रणव के बगल में खड़ी है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो एक काम करिए साथियों, प्रणव हम यहां पर बना लेते हैं। प्रणव के बगल में कौन खड़ी है, सुमन खड़ी है। प्रणव के क्या कह रहे हैं कि सुमन जो है ना ये प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। यानी दीना के बगल में नहीं खड़ी है, तो मैं कहूंगा दीना यहां पर बन सकती हैं और दीना यहां पर बन सकती हैं। कह रहे हैं कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। अब जो का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले के लिए, पहला वाला कुमार है, दूसरा वाला राजू है, तो राजू सबसे बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि राजू आपका यहां पर आ जाएगा, राजू यहां पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभी हमें एक चीज में कंफ्यूजन थी, तो वो यहां पर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। अच्छा, कुमार जो है ना ये राजू के बगल में खड़ा है, यानी कि कुमार आपका यहां पर आ जाएगा। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी कि राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ी है, तो दीना बची है, दीना सातु यहां पर बैठ जाएंगी। कह रहे कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में सातु सुमन है, तो सुमन कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, यानी कि यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे असंगत, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे असंगत कौन सा है, नीचे, आगे, ऊपर या बड़ा, सबसे अलग कौन सा आपको लग रहा है। देखिए नीचे ऊपर एक है, आगे पीछे भी एक है, बड़ा यहां पर एक थोड़ा सा ऑड सा वर्ड लग रहा है, बड़ा, यानी कि ये एक ही ग्रुप के शब्द हैं, लेकिन बड़ा एक अलग चीज का शब्द है, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और साथियों बता दीजिए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 5 छात्र हैं, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया है, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में रह गया है, प्रतियोगिता किसने जीती, यानी कि सबसे आगे कौन रहा, सबसे पहले कौन रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर एक बात लिखी है कि रॉबर्ट मोनिश से पहले है, तो जितना हमसे कह रहे हैं उतना हम कर लेते हैं। रॉबर्ट जो है ना ये मोनिश से पहले है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट की अगर बात करें, रॉबर्ट जो है ना ये मोनिश से पहले है, यानी कि मोनिश से आगे है। उसके बाद कहने के लेकिन रॉबर्ट मोनिश से तो पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया है, तो गुंजन के बाद में कौन आया है, रॉबर्ट आया है, तो गुंजन आगे हो जाएंगी, है ना। देखिए ना, रॉबर्ट मोनिश से तो आगे है, लेकिन गुंजन के बाद में आया है कौन, रॉबर्ट। कह रहे कि अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद में रह गया है, तो मोनिश के बाद में कौन रह गया है साथों, अनिल रह गया है ना, अनिल रह गया है। कह रहे हैं ना अनिल सुनील से पहले, तो अनिल जो है ना ये सुनील से पहले है, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद में रह गया है, तो प्रतियोगिता किसने जीती, सबसे आगे गुंजन है, तो गुंजन जी ने ही सातु प्रतियोगिता जीती होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ गुड़ियां फूल हैं, तो मान लेते हैं सातु ये क्या हो गई, ये गुड़ियां हो गई, है ना, और कुछ गुड़ियां फूल है, मान लेते इतनी गुड़ियां क्या हो जाएंगी सातों फूल हो जाएंगी। कह रहे हैं कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी कि पेड़ एक अलग चीज हो जाएगा। भाई पेड़ का संबंध जो है ना
पेड़ का संबंध जो है वो गुड़िया से नहीं होगा और पेड़ और गुड़िया का भी संबंध साथियों पेड़ से नहीं होगा। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कह कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात हमें कथन में भी बताई गई है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है और कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, कथन के अकॉर्डिंग है। कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं। हमें कथन में यह बताया गया है कि कुछ फूल गुड़ियां हैं और कुछ गुड़ियां फूल हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि फूल का संबंध पेड़ से है या नहीं है, और हमें नहीं बताया गया है तो उस चीज को हम गलत मानते हैं जो संबंध हमें नहीं बताया जाता है। तो कुल मिला के यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करेगा, पहला वाला। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि बैल का संबंध जैसे गाय से है वैसे ही शेर का संबंध किससे होगा? पशु शावक से, शेरनी से, हिरणी से या घोड़ी से? देखिए यहां पर अगर बात करें तो बैल और गाय अपोजिट वर्ड हैं, यानी कि बैल का विलोम होता है साथियों गाय, तो शेर का विलोम क्या होता है? शेर का विलोम भाई साहब शेर नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जापान में काम, ये बहुत ध्यान से देखिए साथियों, इस सवाल को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहे कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं सभी के सभी प्रतिभाशाली। जब तक कथन को माइंड में नहीं बसा पाओगे निष्कर्ष के जवाब आप नहीं दे पाओगे। तो जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, यानी कि जापान में वैसे तो जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन चीनी वैज्ञानिक भी उसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ जो चीनी वैज्ञानिक होंगे वो भी प्रतिभाशाली होंगे। अब यहां पर साथियों कहा गया है क्या? ये कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं। अरे भाई जापान देश में जितने भी वैज्ञानिक हैं वो प्रतिभाशाली हैं, अब चाहे वो चीन के हो या चाहे जापान के हो। तो यहां पर कह रहे कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर कहा गया है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और यहां पर भी वही बात लिखी हुई है कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, सही है दूसरा वाला। उसके बाद देखिए सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। देखिए सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, है ना? ऐसा साथियों तो मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं, कह रहे कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, हाँ कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये भी आपका सही होगा, यानी कि दूसरा और चौथा आपका सही लग रहा है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, और अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ्स के क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला मैथ का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्के कितने? 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है 5 है, यानी कि 5x की वैल्यू सातों आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो सबसे पहला काम हमें x की वैल्यू यहां से निकालनी होगी, और फिर 5 पैसे के सिक्कों की कीमत पूछी जा रही, तो 5x का सातों मान निकाल देना होगा। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं सातों। अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें पैसों की, तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, अनुपात उनका क्या है? 1:3:5, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 25 पैसे के सिक्के 1 अनुपात में है। कितने अनुपात में? 1 अनुपात में। तो मैं कहूंगा 25 पैसे देखिए कितना होता है? 1/4 ही तो होता है। 10 पैसे क्या होता है? 1/10 होता है। और अगर 5 पैसे की अगर बात करें तो साथियों 1/20 होता है। कैसे 1/20 होता है? 25 पैसे 1 रुपए में कितनी बार आएंगे? तो 4 बार आएंगे, तो 1/4। 10 पैसे 1 रुपए में कितनी बार आएंगे? 10 बार आएंगे, तो 1/10। और 5 पैसे 1 रुपए में सातों 20 बार ही तो आएंगे, तो 1/20 हो गया। अब आपको क्या करना है? ये मान लीजिए सातों x है, ये मान लीजिए 3x है, और ये मान लीजिए सातों 5x है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सातों गुणा करना है, जैसे कि x की गुणा 1/4 से। तो जब आप सातों x की गुणा क्या करोगे? 1/4 से करोगे, तो यहां पर x/4 आ जाएगा, प्लस इसकी 3x की गुणा साथियों 10 से करोगे तो ये आ जाएगा, और प्लस आपका 5x की अगर बात करें 1/20 से करोगे तो ये आ जाएगा, बराबर। ये सब जब सबको जो आप जोड़ोगे तो राशि कितनी आएगी साथियों? 40 राशि आएगी। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आप क्या करेंगे साथियों? आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? यह एक काम करिए, इसको देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। 10 की x से गुणा कराएंगे तो 10x हो जाएगा, 4 × 3 = 12x हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
10x 12x कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 22x लिख दें साथियों हम लोग। तो 22x आपका ये हो गया, प्लस आपका 5x बटे साथियों यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया। अब एक काम करिए साथियों, देखिए ये 40 है, इसको भी 40 बना लीजिए, इसलिए इसको 2 से गुणा करने पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10x हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 40 इधर है, 40 इधर है, तो एक बार 40 लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक बार 40 लिखने के बाद 22x और प्लस आपका 10x हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों, 10x हो जाएगा। ये आपका साथियों 32x हो जाएगा। अच्छा, बराबर 40 चल रहा था साथ में, याद रखिएगा। तो ये 32x बटे 40 हो जाएगा, और बराबर भी 40 है इधर भी, तो 40 की गुणा साथियों किससे हो जाएगी, 40 से हो जाएगी। 40 की गुणा 40 से हो जाएगी। ये बात साथियों क्लियर है, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 40 गुणा 40 बटे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको कट करिए साथियों, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 8 से कट करोगे 8 पंजे 40 हो जाएगा। 5 धाम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि x बराबर साथियों आपका 50 आ चुका है। तो आपसे कहा जा रहा था 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। भाई साहब 25 पैसे के सिक्के 5 के अनुपात में है, 10 पैसे के सिक्के 3 के अनुपात में है, और 25 पैसे के सिक्के 1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्के 5 के अनुपात में है, यानी कि आपको 5x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 5 है, 5x क्या हो जाएगा साथियों, 5 गुणा 50 हो जाएगा। तो कितनी निकलेगी, 250 निकलेगी। तो कुल मिला के 250 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक हॉल है साथियों, मान लेते हैं ये, इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। कह रहे कि यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन, यानी कि हॉल का आयतन आपसे पूछा जा रहा है कुल मिला के। अब देखिए ये छत है और इसके ऊपर क्या होगा, ये फर्श है, इसके ऊपर क्या होगा साथियों, छत होगी, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब देखिए ये बात आपको भी बता साथियों कि फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्श और, अगर बात करें फर्श और छत दोनों का, फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर फर्श की बात करें तो लंबाई चौड़ाई ये हो जाएगा क्षेत्रफल, अगर छत की बात करें तो इतना ही होगा, क्योंकि सेम है तो इसकी गुणा 2 से करा देंगे, डबल हमें पता चल जाएगा। उसके बाद साथियों चारों दीवारों के क्षेत्रफलों की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और साथियों यहां पर h आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, अच्छा यहां पर ये कहा गया है कि फर्श और छत का क्षेत्रफल जो है ना, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि 2l इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, 2l प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर साथियों h, इसके बराबर होगा ना, ठीक है। तो इसको भी साथियों हम लोग कर लेंगे, l इंटू बी, और बराबर किसके साथियों, 2l प्लस बी, और ब्रैकेट में h। यही तो कहा गया, देखिए ना, कि यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग, यानी कि इसका योग जो है ना, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखिए कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है साथियों, 15 और प्लस आपका गुणा 12 है, और इसकी 2 से गुणा कर देंगे। इधर अगर बात करें तो 15 प्लस आपका 12 और 7 गुणा h आ जाएगा, यानी कि हमें यहां से क्या निकल कर आएगा, हमें यहां से h की वैल्यू निकल कर आएगी। अब सबसे पहले तो 15 गुणा 12 की गुणा करके बताइए, तो 10 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये आपका 081, यानी कि 180 आ जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 बराबर साथियों हो जाएगा आपका किसका, ये कितना हो जाएगा, 15 और 12 कितना होता है साथियों, 27 होता है। 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो ये आपका साथियों 54 हो जाएगा, और गुणा आपका यहाँ पर h आ जाएगा। अब h की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 360 की भाग आपको 54 से देनी पड़ेगी, है ना। 9 छंग 54 और 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर इसको कट करें तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा, 6 छंग 36 फिर से, और फिर से वही 6 छंग 36 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के h की, यानी कि ऊंचाई जो आई है, ऊंचाई कितनी आई है, 6.66 आई है। मान लीजिए साथियों 6.66 आई है। अब साथियों हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत यहां पर पड़ेगी। आपसे इस पूरे हॉल का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है साथियों, आपसे यहां पर पूरा हॉल का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, देखिए व्हाइट ले लेता हूं।
तो हॉल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सॉरी हॉल का आयतन, क्षेत्रफल नहीं आयतन। तो हॉल के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई आपको पता है, ऊंचाई आपने अभी निकाली है। तो लंबाई कितनी है साथियों, 15 है, चौड़ाई कितनी है 12 है, ऊंचाई आपने अभी निकाली 6.66। इनकी आपको गुणा कर लेना है, आपका आंसर साथियों आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी मैं गुणा करा लेता हूं साथियों कैलकुलेटर से, क्योंकि ये तो आप भी कर सकते हो। 15 गुणा 12 गुणा, है ना, 15 गुणा 12 गुणा 6.66, तो लगभग 11.98 के आसपास आया। 11.98 कहां पर लिखा हो भाई साहब, कितना आया साथियों, 11.98। तो 11.98 की अगर बात करें, हॉल का आयतन आपसे यहां पर अगर बात करें, ये तब इसको 12 हम मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं। तो साथियों मीटर में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर हो जाएगा। तो 1200 मीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मामला ए, बहुत ध्यान से साथियों इस सवाल को आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि मामला ए, एक दुकानदार में लाभ लागत का 340% है। मामला बी, लागत 32% बढ़ जाता है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए अगर बात करते, मान लीजिए आपने 100 रुपए में साथियों कोई चीज ली, लागत मूल्य 100 रुपए है, तो 340 का कहीं ना कहीं साथियों प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपए की वो चीज बिकेगी, वो 440 की तो बिकेगी। 100 में ली थी, 440 में गई। दूसरी बात देखिए, 32%, 100 रुपए की आपने चीज ली थी, 32% बढ़ जाता है, यानी कि 132 में आपने वो चीज बेची होगी। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें जो बढ़ा है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 440 माइनस 132 कराना पड़ेगा, गुणा 100 से प्रतिशत बनाने के लिए, और बटे 440 आ जाएगा। तो 440 में से 132 को घटाओगे, कितना आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा। और फिर यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, 30 आ जाएगा, गुणा आपका 100 हो जाएगा, बटे साथियों 440 हो जाएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और फिर से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 11 से कट करेंगे 7 आ जाएंगे, यानी कि 70% आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि x, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 ये अवलोकन है, इनका माध्य कितना है साथियों, 9 है। तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य क्या होगा, यानी कि इनका एक सेकंड, किसका गलत हो गया, हाँ 3 अवलोकनों, 3 अंतिम अवलोकनों का माध्य, यानी कि इनका और साथियों इनका। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, हमें माध्य दे रखा है साथियों x प्लस 4, है ना, और x प्लस 4 और प्लस x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और प्लस x प्लस 9, इसका हमें साथियों दे रखा है। कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 टोटल नंबर है, ठीक है ना, 5 टोटल नंबर है। और इनका माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं इनका योगफल कितना होगा, तो 9 पंजे 45 गुणा, तो 45 इनका क्या हो जाएगा साथियों, योगफल हो जाएगा। तो वो भी हम रख देते हैं यहाँ पर, यानी कि इनका योगफल कितना निकला है साथियों, 45 निकला है। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब इनको देखिए कितनी बार इसमें x आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार x आया, तो 5x प्लस इनका योग करिए, 9 7 16, 16 21, 21 25, तो 25 यहां पर आ जाएगा, और बराबर योगफल कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। अब 45 में से 25 जाएगा, देखिए 45 माइनस 25 बराबर कितना है, 5x है। कितना आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 20 आ जाएगा, यानी कि 5x बराबर आपका आ गया 20, और x बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि x बराबर आपका 4 आया है। तो अब हम साथियों ये संख्या निकाल सकते हैं, ये जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, है ना, इनका हमें माध्य निकालना है। तो अगर x बराबर 4 है, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 7 है और x 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। x प्लस 5 यानी कि साथियों यहाँ पर 9 आ जाएगा। इनको जोड़िए और इनको 3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो 13 23 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 34, यानी कि 33 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए तो 11 आएगा, यानी कि अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य जो निकलेगा वो साथियों कितना निकलेगा, वो 11 निकलेगा। 11 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं, तो 5 श्रमिकों की अर्जित राशि साथियों आपसे पूछी जा रही है।
देखिए यहां पर अगर बात करते यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि 15 श्रमिक हैं, 10 दिन तक काम करते हैं और 1800 रुपए कमाते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि अच्छा यहां पर ये 8 है साथियों, है ना, 8 दिनों में। तो कुल मिला के अगर बात करें 8 दिनों में 5 श्रमिक अर्जित राशि कितनी होगी, मैं कहूंगा इनकी अर्जित राशि x होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x का मान यहां से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 तियां 15 और 5 तियां 15 और 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 3 से कट होगा 12 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 12 ये इधर आ जाएगा, 8 गुणा 5 गुणा 12 और x जो है ना वो इधर आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा है। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 की गुणा 8 से कराइए 480 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं x बराबर हमने माना था अर्जित राशि, तो अर्जित राशि कितनी निकली है, 480 रुपए निकली है। 480 रुपए आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि रमन 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान करता है। उन्होंने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अकेले 3 वर्षों के लिए, अच्छा पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, उसके बाद 3 वर्षों के लिए 9% की दर से और बाकी अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली थी। उसे कितनी रकम उधार ली गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल समय कितना दिया गया है, 9 वर्ष समय दिया गया है ना। पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 6% की दर से कितना हो जाएगा, टोटल 12% हो जाएगा, ठीक है। उसके अभी 2 वर्ष हुआ है। उसके बाद साथों 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 9% की दर से कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 27% हो जाएगा। और बाकी अवधि, अरे भाई 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, टोटल 9 वर्ष की बात की गई है तो 4 वर्ष आ जाएगा। 4 वर्ष के लिए 14% की दर से, 14 चौक कितने हो जाएंगे साथियों, 56 हो जाएंगे, यानी कि 56% आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लीजिए साथियों, टोटल करके देखिए क्या आएगा, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको। 7 6 13 14 15, 15 का 5 हाथ से लग गया साथियों 1, 4 और 9 95, यानी कि 95% आपका आ जाएगा। अब 95% की यहां पर वैल्यू दे रखी है 13,300 है, 13,395% की वैल्यू है। उसने कितनी रकम उधार ली थी, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अगर 13,300 बटे 95 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू निकल आएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से साथियों इसको आप गुणा कर दीजिए, 100% की वैल्यू निकल आएगी। देखिए अगर हम इससे कट करें साथियों, 5 से कट करें क्या, 5 से कट करते साथियों, 5 कम 5, 5 नीम 45 हो जाएगा। इसको अगर कट करे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 0 आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर साथियों इसको अगर हम कट करें तो कैसे इसको हम कट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर बात करते हैं 19 एकम 19 और 19 एकम 19 कितना जाएगा साथियों, 7 जाएगा, 76 हो जाएगा। 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं, 0 आ जाएगा, यानी कि 140 की गुणा 100 से करिए तो 1400 ही तो आएगा। यानी कि कितनी रकम उधार ली गई थी, 1400 राशि उधार ली गई थी, 1400 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह के 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा साथियों कितनी होगी आपसे पूछी जा रही। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो साथियों दूध है और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर पानी है। 2x अगर दूध है तो 3x क्या हो जाएगा साथियों, पानी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 60 लीटर टोटल ये चीजें हैं। तो अगर बात करते हैं पानी की मात्रा कितनी, भाई साहब पानी की मात्रा 3 है, टोटल 60 लीटर है, पानी की मात्रा 3 है, नीचे इनका योगफल आता है जो कि 6 होगा, सॉरी 6 नहीं 5 होगा। 5 से कट करोगे 12 आ जाएगा, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, यानी कि पानी की मात्रा जो होगी वो 36 लीटर होगी। 36 लीटर ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसको 8 बना देता हूं, क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के, 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr² और वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 और साथियों गुणा आधार आ जाएगा, ठीक है ना, और गुणा साथियों ऊंचाई आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें पाई की वैल्यू कितनी होती है साथियों,
पाई की वैल्यू की अगर बात करें, या पाई देखिए साथ, मेरे ख्याल से इसमें है ये जो आर वगैरह है, ये पाई ही है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर साथों पाई को हम पाई ही रखेंगे, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर यानी कि साथों 64 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर 1/2। और आधार की अगर बात करें, आधार यहाँ पर दे रखा है 8 है, और ऊंचाई हमें साथों यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई ही तो पूछी जा रही है साथों, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं इसको हम लोग, 2 से कट करोगे 8 आ जाएगा, 8 आ जाए, 2 से कट करोगे 4 आ जाएगा, 4 से अगर यहाँ पर साथों कट करोगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24, यानी कि 16 पाई आ जाएगा। यहाँ पर साथियों ऊंचाई आपकी कितनी निकलेगी, 16 पाई सेंटीमीटर निकलेगी। ये आर नहीं बल्कि ये पाई है, तो 16 पाई सेंटीमीटर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।